अब तक आप लोगों ने पढ़ा। मन्नत उस फोटो पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरती है और फिर उसे अपने सीने से लगा लेती है। मन्नत रोते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन आपसे भी एहसास होना चाहिए मेरी तड़प का। जितना मैं इन 4 सालों में तड़पी हूँ, आपको भी तड़पना होगा। अब आगे मुस्कुराने से शुरू, रुलाने पर खत्म। ये वो जुल्म है जिसे लोग मोहब्बत करते हैं। मन्नत ऐसे ही प्रेम की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर कब नींद की आगोश में चली जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन प्रेम जब घर से बाहर निकला था तो अंजू जी और प्राची दोनों ने ही देख लिया था और दोनों ही इस बात पर बहुत खुश थे कि प्रेम और मन्नत दोनों एक साथ नहीं थे। अगली सुबह मन्नत की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और अब उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। मन्नत तैयार होकर अपना सामान पैक कर लेती है वापस काशी जाने के लिए। मन्नत ने इस समय येलो कलर की सिंपल सी फ्लोरिस्ट वाली साड़ी पहन रखी थी। मन्नत ने कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ था। सुनी लाल आंखें, उतरा हुआ चेहरा, बस मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी और बालों की सलीके से बनाई गई चोटी और कुछ घुंघराली से लटे चेहरे पर आ रही थी। लेकिन इतने में भी मन्नत बला की खूबसूरत लग रही थी। मन्नत अपने सामान का बैग लेकर अपने कमरे से बाहर निकलती है। मन्नत सबसे पहले मंदिर में जाती है और वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। तभी वहां पर चंपाबाई भी आ जाती है और मन्नत के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, बेटा ये सामान लेकर सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? मन्नत बिना भाव के बोलती है, घर। चंपाबाई, घर मतलब तुम मायके जा रहे हो? कल ही तो तुम आए हो, फिर से मायके जा रहे हो? मन्नत चंपाबाई का हाथ पकड़ती है और फिर बोलती है, यह मेरा घर कभी था ही नहीं। चंपाबाई मन्नत को समझाते हुए बोलती हैं, देखो बेटा, हम जानते हैं और समझते भी हैं। तुम्हारे दर्द को हम जानते हैं कि जब पति साथ होकर भी साथ नहीं होता तो दुनिया कितनी जालिम हो जाती है। लेकिन बेटा, जब तुम इतने सालों तक अपने पति का इंतजार कर रही थी तो अब अचानक से क्यों सबको छोड़ रही हो, और वो भी तब जब सब कुछ ठीक हो गया है। प्रेम बाबा ने कल जिस तरह से तुम्हारा व्रत खुलवाया, सबके सामने तुम्हें इतना प्यार दिया, अब तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी का सफर शुरू होगा और तुम सफर शुरू करने से पहले ही खत्म कर रही हो। मन्नत अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लाकर बोलती है, माँ आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। आप तो सब जानती हैं कि मैंने अपने पति को पाने के लिए क्या क्या नहीं गवाया, क्योंकि मेरे दिल में एक उम्मीद हमेशा से थी कि कभी ना कभी तो मेरी मोहब्बत उन्हें मेरी तरफ खींच लाएगी, कभी ना कभी तो उन्हें भी मेरी मोहब्बत का एहसास होगा। लेकिन धीरे धीरे मेरी सारी उम्मीदें टूटती गई। लेकिन फिर भी एक उम्मीद का दिया मैंने अपने दिल में जला कर रखा था, और वो दिया अभी उस रात के साथ बुझ गया जिस रात को याद कर कर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। चंपाबाई भी हैरानी से मन्नत की तरफ देखते हुए मन्नत से पूछती हैं, उस रात मैं यहाँ पर नहीं थी बेटा, लेकिन उस रात के बारे में जानने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता चला। किसी को कुछ नहीं पता था कि उस रात तुम घर छोड़कर क्यों गई थी। बेटा बताओ मुझे, आखिर ऐसा उस रात क्या हुआ था कि तुम आधी रात में घर छोड़कर चली गई थी? मन्नत अपने गालों पर आए आंसुओं को पोंछते हुए बोलती है, बीती बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं है माँ, और मैं उस भयानक रात को दोबारा याद नहीं करना चाहती। मुझे अब चलना चाहिए। चंपाबाई, लेकिन बेटा कम से कम प्रेम बाबा को तो आने दो। अगर तुम उन्हें इस तरह से बिना बताए जाओगी तो प्रेम बाबा गुस्सा करेंगे। मन्नत हल्का सा मुस्कुरा कर बोलती है, मेरे जाने पर वो गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें तो इंतजार होगा मेरा इस घर से जाने का, क्योंकि अब वो मुझे कभी नहीं अपना पाएंगे और शायद हमेशा की तरह 6-7 महीने या फिर साल भर तक घर ही ना आए। चंपाबाई फिर से मन्नत को रोकते हुए बोलती है, लेकिन बेटा फिर भी मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। मन्नत चंपाबाई को समझाते हुए, माँ कुछ लोग इस घर में ऐसे भी थे जिनकी वजह से मेरे 4 साल इस घर में आसानी से और प्यार से गुजरे, और आपने तो मुझ जैसी बिन माँ बाप की बेटी को माँ का प्यार दिया। मैं आपकी बात को टाल नहीं सकती, लेकिन अगर मैं इस घर में रुकी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी माँ। मन्नत अपने हाथ जोड़कर भरे गले से बोलती है, मुझे जाने दो माँ। चंपाबाई से अब मन्नत का दर्द देखा नहीं जाता और चंपाबाई मन्नत को अपने सीने से लगा लेती हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी खून के रिश्तों से बढ़कर एहसास के रिश्ते हो जाते हैं। चंपाबाई और मन्नत का कुछ ऐसा ही रिश्ता था। चंपाबाई ने हमेशा मन्नत को अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया था, बल्कि उससे बढ़कर ही प्यार किया था। मन्नत चंपाबाई से अलग होती है और अपना बैग लेकर बाहर जाने लगती है। मन्नत जैसे ही घर की चौखट को लगाने के लिए अपना कदम बाहर रखती है, उसके पैरों के पास 3 आदमी आकर गिरते हैं। मन्नत डर से 2 कदम पीछे हो जाती है, और जब मन्नत उन आदमियों को ध्यान से देखती है तो मन्नत की डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
डर से मन्नत का शरीर कांपने लग जाता है। उसकी रूह कांप जाती है उन तीनों आदमियों का हाल देखकर। उन आदमियों को देखकर साफ पता चल रहा था जैसे उन आदमियों को बहुत ही पूरी तरीके से मारा गया है। उन आदमियों के शरीर पर चोटों के भरमार निशान थे, बल्कि जगह जगह से उनके शरीरों से खाल ही गायब थी। कई जगहों में इतने गहरे घाव थे कि हड्डियां तक साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कि उनके शरीर से किसी ने खाल को नोचकर फाड़कर निकाला हो। उनके हाथ पैरों के नाखून भी गायब थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती उनके नाखूनों को अखाड़ा हो। और उनके होंठ बंद थे, जैसे किसी ने सुई से सिले हो और फिर उन्हीं होठों को जलाया गया हो। अपने सामने इतना खौफनाक मंजर देखकर मन्नत की सांसें फूलने लगी थी। मन्नत को ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी और मन्नत का शरीर डर से कांप रहा था। फिर मन्नत को सामने से किसी के चलकर आने की आवाज़ सुनाई देती है। मन्नत जब सामने देखती है तो देखकर हैरान रह जाती है। मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मन्नत के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि सामने से प्रेम चलकर आ रहा था। प्रेम ने अभी भी रात वाले कपड़े ही पहन रखे थे, लेकिन उसका हाल रात की कहानी बता रहा था। प्रेम ने अपने ब्लेजर को एक हाथ से अपने कंधे पर टांग रखा था, शर्ट की बाजू को कोहली तक मोड़ रखा था और शर्ट के आगे के 4 बटन खुले हुए थे, जिससे प्रेम का चौड़ा सीना दिखाई दे रहा था। और बाल माथे पर बिखरे हुए थे। आंखें एकदम ब्लडशॉट जैसी रेड थी और चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा था। और प्रेम की वाइट शर्ट पर खून के बहुत सारे धब्बे लगे हुए हैं और हाथों पर भी बहुत सारा खून लगा हुआ था, जो शायद अब सूख चुका था। प्रेम उन आदमियों के ऊपर चढ़कर मन्नत के पास आता है और मन्नत डर से पीछे होने लगती है। मन्नत को इस वक्त प्रेम से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। प्रेम मन्नत को देखते हुए ही अपने कुछ आदमियों को इशारा करता है, जिससे 3 बॉडीगार्ड आगे आते हैं और उन आदमियों को उठाकर बाहर ले जाते हैं। प्रेम मन्नत से थोड़ा दूर ही खड़ा हो जाता है और फिर अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर फोड़कर लेता है और फिर मन्नत को बहुत ही ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखता है। मन्नत को देखकर प्रेम के चेहरे पर एक कातिल स्माइल आ जाती है। फिर प्रेम अपना सर टेढ़ा करके मन्नत के हाथ में लिए बैग को देखता है और बैग को देखकर प्रेम की आंखें सर्द हो जाती हैं। प्रेम अपनी सर्द आवाज में मन्नत को बोलता है, कहीं जा रही हो वाइफी, मुझे बिना बताए। मन्नत अपने मुंह में आए पानी को निगलते हुए बोलती है, रात ही तो बताया था आपको कि मैं कल सुबह काशी वापस चली जाऊंगी। प्रेम अपना एक कदम मन्नत की तरफ बढ़ाता है तो मन्नत 2 कदम पीछे हो जाती है। जितना मन्नत इस वक्त प्रेम से डर रही थी, घर के बाकी सभी लोग भी प्रेम से उतना ही डर रहे थे। अंजू जी और प्राची जो पीछे छुपकर प्रेम और मन्नत को देख रही थी, उनका भी डर के मारे बुरा हाल था। डर से उन दोनों को भी पसीना आ रहा था। प्रेम अपने कंधे से ब्लेजर को फेंक देता है और फिर अपने दोनों हाथों को अपनी पेंट की जेब में डालते हुए मन्नत को बोलता है, कल रात तो तुमने मुझे बहुत कुछ बताया था वाइफी, लेकिन घर से जाने की इजाज़त मैंने तुम्हें नहीं दी थी। मन्नत, लेकिन अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? अब आप प्राची से शादी कर लीजिए और खुश रहिए। प्रेम बहुत ही धीरे से लेकिन सर्द आवाज में बोलता है, वाइफी मुझे क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करता हूँ। फिर प्रेम एकदम से आगे बढ़ता है और मन्नत की कमर में हाथ डालकर मन्नत को खुद से चिपका लेता है। मन्नत के दोनों हाथ प्रेम के सीने पर आ जाते हैं और प्रेम का एक हाथ मन्नत की कमर को जकड़े हुआ था और दूसरे हाथ से प्रेम मन्नत के गाल को सहलाते हुए बोलता है, जिसकी इतनी प्यारी बीवी हो वह भला दूसरी शादी क्यों करे? मन्नत प्रेम की आंखों में देखते हुए ही बोलती है, लेकिन इस खूबसूरती में दाग लगा हुआ है और जहां तक मैं जानती हूं आप किसी भी डिफेक्टेड पीस को अपने पास नहीं रखते। प्रेम, वाइफी तुम बीवी हूं, मेरी कोई चीज नहीं। फिर मन्नत एक तंज भरी मुस्कान से प्रेम को बोलती है, बीवी, कल तक तो आपको याद नहीं था कि मैं आपकी बीवी हूं और जिस दिन से आपने मेरी खूबसूरती देखी है उस दिन से आपको याद आ गया कि मैं आपकी बीवी हूं। कल को कोई मुझसे भी खूबसूरत मिल गई, तब आप क्या करोगे? मुझे उसके लिए छोड़ दोगे? प्रेम भी मुस्कुराकर बोलता है, खूबसूरती की कमी नहीं है। प्रेम सिंघानिया की जिंदगी में एक से एक खूबसूरत लड़की प्रेम सिंघानिया के आगे पीछे घूमती हैं। एक इशारे पर खूबसूरत से खूबसूरत लड़की प्रेम सिंघानिया के बिस्तर पर आ सकती है। बात अगर खूबसूरत जिस्म की होती ना तो उस रात तुम मेरे बिस्तर पर थी और वो भी बिना कपड़ों के सारी रात मेरी ही बाहों में सोए थी। अगर प्रेम सिंघानिया को तुम्हारा जिस्म ही पाना होता तो अगली सुबह तुम खड़े होने लायक नहीं रहती, क्योंकि प्रेम सिंघानिया को बिस्तर पर झेलना इतना आसान काम नहीं। फिर प्रेम मन्नत का हाथ पकड़ता है और उससे अपने साथ बाहर ले जाना लगता है। मन्नत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, कहाँ ले जा रहे हैं आप? छोड़िए हमें।
मन्नत जब बाहर आकर देखती है तो डर से खुद ही प्रेम का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि सामने उन तीनों आदमियों को उल्टा लटकाया गया था। मन्नत का ध्यान अब उन आदमियों के चेहरे पर जाता है और जब मन्नत उन आदमियों को पहचानती है तो मन्नत की आंखें डर से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो तीनों अजीत और अजीत के वो दो दोस्त थे जिन्होंने उस रात मन्नत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मन्नत बेबाक होकर उन तीनों आदमियों को देख ही रही थी कि तभी प्रेम पीछे से आकर मन्नत को अपनी बाहों में भर लेता है और अपना चेहरा मन्नत के कंधे पर टिका कर बोलता है, यही 3 लोग थे ना उस रात। मन्नत उस रात का खौफनाक सीन याद करके और उन तीनों आदमियों को अपने सामने इस हालत में देखकर मन्नत डर से कांपने लगती है और मन्नत एकदम से पलट जाती है और प्रेम के सीने में अपना सर छुपा लेती है और कसकर प्रेम से चिपक जाती है। तभी प्रेम अपनी कमर के पीछे से गन निकालता है और मन्नत के कानों में गन की एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है जिससे मन्नत एकदम हिल जाती है तो प्रेम उसे एक हाथ से अपने सीने में छुपा लेता है। प्रेम तीनों आदमियों के सर पर गोली मार देता है। वैसे प्रेम अगर उन्हें ना भी गोली मारता तो शायद 1 घंटे बाद वो वैसे ही मर जाते, क्योंकि प्रेम ने उनकी हालत वैसे ही बहुत खराब कर दी थी। मन्नत की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। मन्नत हर गोली की आवाज़ के साथ प्रेम से और भी ज़्यादा चिपक जाती थी। उन तीनों आदमियों को मारने के बाद प्रेम मन्नत को अपनी गोद में उठाता है और घर के अंदर ले आता है। और दूसरी तरफ प्रेम का ऐसा खौफनाक रूप देखकर अंजू जी और प्राची दोनों की ही रूह कांप गई थी। अब उन दोनों को अपने लिए डर लग रहा था, क्योंकि अंजू जी और प्राची दोनों ही जानती थी कि जब प्रेम को अजीत और उसके दोस्त के बारे में पता चल गया जिस रात को छुपाने के लिए अंजू जी ने इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी प्रेम ने इतनी आसानी से पता लगा लिया, तो जाहिर सी बात है प्रेम को उन दोनों के बारे में भी पता चल ही गया होगा। तो अब प्रेम उनके साथ क्या करेगा? लेकिन तभी प्राची को कुछ याद आता है और प्राची आराम से सोफे पर बैठ जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो और प्रेम उसे कुछ नहीं करने वाला। प्राची को इतना रिलैक्स होकर बैठे हुए देखकर अंजू जी प्राची को बोलती है, तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें प्रेम से डर नहीं लग रहा? और बाहर उन तीनों में से एक तुम्हारा कजन ब्रदर भी था और तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या तुम्हें अपनी भाई की मौत का जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा? और अब प्रेम हम दोनों के साथ क्या करेगा, इस बात का भी तुम्हें जरा सा भी खौफ नहीं है? प्राची उबासी लेते हुए बोलती है, जिसे मरना था वो मर गया, अब आप क्या चाहती हैं कि मैं उसके लिए रोने बैठा हूँ? अपना मेकअप खराब करूँ उसके लिए? और आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्रेम मुझे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि प्रेम एक वादे में बंधा हुआ है और प्रेम वो वादा कभी नहीं तोड़ेगा। तो आप अपने बारे में सोचिए कि प्रेम आपके साथ क्या करेगा। प्राची और अंजू जी हॉल में ही बैठकर यह सारी बातें कर रही थी कि तभी प्रेम मन्नत को अपनी गोद में लिए अंदर आता है और प्रेम की नज़र जैसे ही उन दोनों पर जाती है, प्रेम मन्नत को अपनी गोद से नीचे उतार देता है और बहुत ही प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर मन्नत को बोलता है, वाइफी तुम अंदर कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मन्नत प्रेम की बात को सुनकर एक नज़र प्रेम को देखती है और फिर एक नज़र प्राची और अंजू जी को देती है और बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन मन्नत कमरे में नहीं जाती, क्योंकि मन्नत भी देखना चाहती थी कि प्रेम अपनी माँ और प्राची को क्या सजा देता है। प्रेम को अपने सामने देखकर अंजू जी और प्राची दोनों की ही डर के मारे हालत खराब थी, लेकिन प्राची फिर भी अपने आप को दिलासा देते हुए अपने मन में बोलती है, प्राची तुझे डरने की जरूरत नहीं है, प्रेम तुझे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि प्रेम अपना वादा नहीं तोड़ेगा। प्रेम अंजू जी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और प्रेम एक नज़र अंजू जी को देखता है और वो सारी बातें वो पर याद करने लगता है। जब प्रेम को अंजू जी के बारे में पता चला था, प्रेम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और प्रेम की सर की नसें उभरकर दिखाई देने लगती है। प्रेम अपनी 2 उंगली से अपने सर को दबाता है, जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, और ये देखकर बाकी के सभी नौकर और जो कुणाल और जियान उसके साथ उसके पीछे ही थे, उनकी भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जब भी प्रेम ऐसा कुछ करता था तो सामने वाले का मंजर कुछ भयानक ही होता था। और इस वक्त प्रेम के सामने प्रेम की अपनी माँ थी और प्रेम से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और प्रेम अपनी ही माँ को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे अंजू जी संभाल नहीं पाती और जमीन पर मुंह के बल गिर जाती हैं। लेकिन अंजू जी को यह थप्पड़ अपने गाल से ज़्यादा अपने दिल पर महसूस होता है कि उनके खुद के बेटे ने उन पर हाथ उठा दिया। अंजू जी अपने गाल पर हाथ रखकर अपनी आंखों में आंसू भरकर प्रेम को देखती हैं। प्रेम के इस एक्शन से सभी नौकर जियान, कुणाल और मन्नत भी हैरान रह जाती है और प्राची तो अंदर ही अंदर डर के मारे सूखने लगती है। प्राची की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो रही थी। अंजू जी अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी होती हैं और अपने भरे गले से प्रेम को बोलते हैं,
उस लड़की के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपनी माँ पर। प्रेम अपनी गर्दन में हिलाते हुए बोलता है, नहीं, मैंने उस औरत पर हाथ उठाया है जो औरत के नाम पर कलंक है। मैंने उस औरत पर हाथ उठाया है जिसने एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत की परवाह नहीं की। उस औरत पर हाथ उठाया है जिसने एक औरत होकर अपनी ही घर की बहू को आधे कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया। मैंने उस औरत पर हाथ उठाया है जिसने एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत की परवाह नहीं की। उस औरत पर हाथ उठाया है जिसने एक औरत होकर अपनी ही घर की बहू को आधे कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया। आप कैसे भूल गई कि मन्नत मेरी पत्नी है, इस घर की इज्जत है, और आपने अपनी ही घर की इज्जत को सरेआम दुनिया के सामने आधे कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया। जिस हाल में मन्नत को अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आपने उस हाल में मन्नत को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी गैरमौजूदगी का इतना गंदा फायदा उठाते थे आप लोग मेरे पीछे। आपने मेरी मन्नत पर हाथ उठाया, और तुम प्राची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मन्नत पर हाथ उठाने की? तुमने उसे बैट से मारा। प्रेम की इतनी सर्द आवाज़ सुनकर प्राची का डर के मारे गला ही सूख जाता है, और प्रेम एक कदम प्राची की तरफ बढ़ाता है तो प्राची डर से 4 कदम पीछे हो जाते हैं। प्रेम अपना सर टेढ़ा कर कर बोलता है, बैट की मार कैसी होती है महसूस करोगी प्राची? प्राची अपनी गर्दन में हिलाते हुए बोलती है, प्रेम, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। तुमने वादा किया था मेरी माँ से कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे, मेरी हिफाजत करोगे। तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते। मुझे अपना वादा अच्छे से याद है कि मैंने कविता आंटी को क्या वादा किया था, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुम गुनाह करो और मेरी सज़ा से बच जाओ। अगर मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था तो अग्नि के सामने मैंने मन्नत से भी उसकी हिफाजत करने का वादा किया था, लेकिन अफसोस मैं वह वादा नहीं निभा पाया। फिर प्रेम अपनी माँ को देखते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी पत्नी परिवार के बीच में है और वहाँ पर उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैं उसके साथ नहीं तो क्या मेरा परिवार उसके साथ है? मुझे क्या पता था कि मेरा परिवार ही है मेरी पत्नी के लिए दुश्मन बन जाएगा। जन्म दिया है आपने मुझे, आपको सजा देने का हक नहीं है मुझे। आपको सजा देने का हक मन्नत या फिर जिन्होंने मन्नत को अपनी बेटी माना है उनका है, और डेट अभी तो शहर में नहीं है, लेकिन जिस दिन वो आएंगे वो खुद आपको सजा देंगे। लेकिन उससे पहले मन्नत आपको कोई सजा देना चाहे तो दे सकती है। मैं बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आपसे आज अपनी माँ होने का हक छीनता हूँ। मैं प्रेम सिंघानिया आज से आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। आज से आप सिर्फ मेरे डैड की पत्नी और मेरे लिए मिसेस सिंघानिया हैं। आज के बाद मैं कभी भी आपको माँ कहकर नहीं बुलाऊंगा, और जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे तो मैं आपकी चिता को आग नहीं दूंगा, और आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज से मेरी माँ मर गई। मंजू जी भूत बनकर प्रेम की सारी बातें सुन रही थी। मंजू जी रोते हुए प्रेम से बोलते हैं, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया और तुम आज उस लड़की के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हो अपनी माँ से। प्रेम गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आप होती कौन है मेरी बीवी को चोट पहुंचाने वाली? मन्नत मेरी बीवी है और मैंने किसी को इजाजत नहीं दी थी कि मेरी मन्नत को कोई चोट पहुंचाए। इन 4 सालों में मेरा हाथ एक बार गलती से मन्नत पर उठा था, जब मैंने आज तक जानबूझकर कभी मन्नत को चोट नहीं पहुंचाई, उसे एक उंगली तक नहीं लगाई, तो आप कौन होती है उसे चोट पहुंचाने वाली? मन्नत मेरी बीवी है। अगर किसी ने आंख उठाकर भी उसे देखा तो मैं उसे दुनिया से उठा दूंगा, जिंदा दफना दूंगा। अगर किसी ने मेरी बीवी को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी, अगर आपने मुझे जन्म ना दिया होता तो आप भी अब तक जिंदा नहीं खड़ी होती। तभी तो लेडी बॉडीगार्ड्स आगे आती है और प्रेम उन्हें कुछ इशारा करता है, और प्रेम के इशारे को समझकर दोनों लेडी बॉडीगार्ड्स अपनी गर्दन हमें हिलाती हैं और प्राची की तरफ बढ़ जाती है। दोनों लेडी बॉडीगार्ड्स प्राची को पकड़ लेती है और वहां से ले जाने लगती है। प्राची उनसे छूटने की कोशिश करते हुए प्रेम को बोलती है, प्रेम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रेम, तुम मुझे कोई सजा नहीं दे सकते। प्रेम, तुमने वादा किया था मेरी माँ से। प्रेम, छोड़े मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। दोनों लेडी बॉडीगार्ड्स प्राची की बात को इग्नोर करते हुए प्राची को घसीटते हुए वहां से ले जाने लगती है। फिर प्रेम चंपाबाई को आवाज लगाता है, चंपा काकी, चंपा काकी। प्रेम की आवाज सुनकर चंपाबाई आगे आती है तो प्रेम चंपा काकी को बोलता है, अपना सामान पैक कीजिए, आप मेरे साथ चल रही हैं। मैं और मन्नत ये घर छोड़कर जा रहे हैं, और मन्नत को भी बता दीजिएगा। कुछ ही देर में यहाँ पर कुछ आदमी आ जाएंगे और वो सारा सामान यहाँ से मेरे विला में शिफ्ट कर देंगे। मैं अपनी पत्नी को लेकर उस घर में नहीं रह सकता, जिस घर में मेरी पत्नी की इतनी कड़वी यादें हो। पीएस विला में ले जाता है।
मन्नत जब पीएस विला के बाहर पहुंचती है तो हैरान रह जाती है। यह विला सिंघानिया विला से भी ज्यादा बड़ा और खूबसूरत था। विला के सामने बहुत ही खूबसूरत गार्डन बना हुआ था और उसमें हर तरीके के गुलाब और गुलाब से अलग अलग फूलों से सजाया गया था। और विला भी चारों तरफ बड़े बड़े हरियाली पेड़ों से घिरा हुआ था। पूरा विला ऐसा लग रहा था जैसे हरियाली पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और पूरे विला को हरे रंग से ही डेकोरेट किया गया था। मन्नत बाहर से ही पूरे विला की खूबसूरती को देख रही थी कि तभी प्रेम पीछे से मन्नत को अपनी बाहों में लेते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है, क्या देख रही हो? मन्नत खोए हुए अंदाज में ही जवाब देती है, ये जगह कितनी खूबसूरत है। मन्नत की बात सुनकर प्रेम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और प्रेम मन्नत के कंधे पर अपनी चीन को टिकाते हुए बोलता है, लेकिन तुमसे खूबसूरत नहीं, यह मकान तुम्हारा है और अब इसे घर बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। आज सही मायने में तुम अपने घर आए हो। जब मैं तुमसे महीनों दूर रहता था तो यहीं पर रहता था। अब ये घर हमारा है और हमें यहीं से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है। प्रेम मन्नत का हाथ पकड़कर मन्नत को अंदर ले जाता है। जब मन्नत अंदर से घर को देखती है तो अंदर से भी घर बहुत ही खूबसूरत था। घर अंदर से वाइट, ग्रीन और ग्रे कलर में डिजाइन था। मन्नत पूरे घर को देख रही थी कि तभी मन्नत का ध्यान एक तस्वीर पर जाकर रुक जाता है और उस तस्वीर को देखकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है।